अगर हौसला जिंदा है तो वो ऊपर वाला भी मदद करता है। ये पिछड़ा दलित मुसलमान मोर्चा ये इस देश में और इस देश की राजनीति में तेज धारी तलवार से भी तेज और खतरनाक बनेगा, क्योंकि इसमें आशीर्वाद है पटेल राजमाता कृष्णा पटेल अपना दल का, क्योंकि इसमें सहयोग और समर्थन है, ऊर्जा है AIMIM के सदर माननीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, क्योंकि इसमें सहयोग और यलगार और विचारधारा है बहुजन आर्मी की, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की। ये पिछड़ा दलित आंदोलन, ये पिछड़ा दलित मुसलमान आंदोलन है इस देश के उन 85% लोगों का जो दिन में खपते हैं, रात में खपते हैं, खून पसीने को बहाते हैं और इस देश का ढांचा तैयार करते हैं, खेत खलियान तैयार करते हैं, सरकारें बनाते हैं और इस देश का खजाना बनाते हैं। यह आंदोलन इस देश के उस बहुजन, उस देश बहुसंख्यक आबादी का है। तो मैं आपसे कहने आई हूं कि ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कभी थाली इधर लुढ़कती है, कभी थाली इधर लुढ़कती है। और कैसे हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे? एक कहते हैं कि हम बीजेपी NDA गठबंधन हैं, हमें वोट दे दो, हम आपकी किस्मत और इस देश की दशा दिशा बदल देंगे। एंड टू माय सरप्राइज आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड व्हेन द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड इज नॉट चेंजिंग। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे समझूं, जब दुनिया के किसी कोने में एक दशक 10 साल में देश के विकास की परिभाषा नहीं बदलती, तो 2014 में जो आए थे वो 2024 में देश की परिभाषा कैसे बदल रहे हैं? वो 2014 में आए थे और ये कहने आए थे कि ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे राष्ट्र के लोगों, हमको वोट दे दो क्योंकि हम किसान की आय दुगनी करेंगे। ए मेरे लोगों, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ए मेरे देश के लोगों, हर घर में 15-15 लाख पहुंचेगा। ए मेरे लोगों, हर घर में शिक्षा और दवाई पहुंचेगी। और जब ऐसा हम कर पाएंगे तब देश विकसित हो जाएगा। उसके बाद आपने सरकार बनाई तो 2019 में दोबारा आके टेढ़ी मेढ़ी बातें समझा करके फिर लुटेरे सरकार बना ले गए। आज ये बोलते हैं कि हमने 4 मंजिला एम्स की इमारतें बना दी। अरे जनाब, हमको मुर्दा इमारतों की नहीं, जिंदा अस्पतालों की जरूरत है। ये बोलते हैं कि हमने मेट्रो लाइन बना दी, स्मार्ट सिटी बना दिए, एक्सप्रेस वे बना दिए। तो जनाब, अगर आपने इतना सब कुछ कर दिया है तो आप ये भी बता देते कि हम और आप जो यहाँ उपस्थित हैं और जो दूर दराज से मेरी बात सुन रहे हैं, जब हमारी जेब में आना कौड़ी पाई नहीं रह गई है, टुटैया साइकिल मोटरसाइकिल नहीं रह गई है, तो एक्सप्रेस वे पे कौन चलेगा? सांड और बिजार। मैं आपसे कहने आई हूं कि विकास की परिभाषा परिवर्तित मत करिए, क्योंकि आपने इस देश में लोगों को धोखा दिया है। आपने उनकी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत को छीन करके उनकी असमत को, उनकी हिस्सेदारी को, उनके हक और अधिकार को खत्म किया है। अब आइए जरा दूसरी तरफ घूम जाते हैं। थाली में दूसरा बट्टा भी तो बैठा है, उसकी बात भी तो कर लीजिए। भारतीय राजनीति में उस राजनीति के थाली में बैठे हुए चट्टे की बात तो कर ली, अब बट्टे की बात कर लो। वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस PDA भारतीय जनता पार्टी को हराएगा और हम लड़ाई संविधान बचाने की कर रहे हैं। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और आप पिछड़ा दलित मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो आपसे सवाल पूछती हूं कि ये कहां थे पिछड़ा दलित मुसलमान को बचाने वाले, जब पिछड़ा लखनऊ की धरती पर 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले में छात्र कूटा जा रहा था, तब कहां थे ये? जब यही पिछड़े समाज की जमीन, उनके खेत, इलाहाबाद और बनारस जहां से इनकी सत्ता चलती है, वहां पर प्रशासन हथिया रहा था लाठी के दम पे, तब ये पिछड़ों की राजनीति करने वाले कहां थे? ये कहते हैं ये दलितों की राजनीति कर रहे हैं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं, तो जवाब दे कि जब इसी कौशाम्बी में दिन दहाड़े 3 दलित एक ही परिवार के गोली से उड़ा दिए गए थे, तब ये अपने एसी कमरों में दबे हुए क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आए यहाँ पर उनका साथ देने के लिए? और तो और ये तब कहां थे जब इसी 75 साल की आजादी वाले देश में एक दलित के सर से पेशाब कर दी गई थी और दलित की राजनीति करने वाले ये लोग एसी कमरों में खिड़की बंद किए बैठे थे। अब कहते हैं कि हम मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमान के हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अरे जनाब, आंखें खोलिए और सच्चाई देखिए, आप मुसलमान के लिए नहीं बल्कि 100% 100% रूप से ये मुसलमान वो कौम है इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ताली से आपका साथ दे रही है और पूरी मुस्तैदी से अपनी जिंदगी का हक अधिकार छोड़ करके आपके साथ खड़ी हुई है। लेकिन जब उनके हक और अधिकार की बात आती है, जब उनके लिए लड़ने की बात आती है, तो आप मुसलमान का मां भी नहीं बोलते, आपकी जबान अटक जाती है और पैंट गीली हो जाती है। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि अगर ये मुसलमानों के हितैषी हैं तो बताएं कि बगल के जनपद प्रयागराज में क्या हुआ, बताएं गाजीपुर में क्या हुआ। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। और बहुत दूर मत जाइए, इसी कौशाम्बी की बात कर लेते हैं। आप सब चिरपरिचित होंगे उस शख्स से जिसने इन्हीं के नाम पर अपनी 40 साल की जिंदगी दल के नाम पर लगा दी और पिछले चुनाव में उस 80 साल के बुजुर्ग को अपनी जिंदगी दल के नाम देने के बावजूद निर्दल होकर के अपने बेटे को चुनाव लड़वाना पड़ा है। और ये कहते हैं मुसलमानों का साथ देते, ये मुसलमानों का साथ देते हैं। तो कैसे भूल गए कौशाम्बी के उस बेटे को जिसने मुसलमान होते हुए अपनी अरबों खरबों की अपने नाम पर लिखी हुई जमीन इनको अपना अड्डा चलाने के लिए दे दी, ये उसको भी भूल गए। अरे एहसान फरामोश हैं, ये क्या आपके लिए लड़ेंगे? आपको पता है यहां जितने लोग खड़े हैं और जिनके सरकारी दस्तावेजों पे पिछड़ा दलित मुसलमान लिखा है, ये पीडीएम उनकी लड़ाई है। हमें लोगों को ये बताना है कि हमारा काम सिर्फ दूसरों के लिए दरी बिछाना नहीं और भैया के नाम जवानी कुर्बान करना नहीं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और सबसे पहले हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस देश का मजबूत समाज है हम, इस देश की रीढ़ की हड्डी है हम, इस देश के ढांचे का महक एक नींव का पत्थर और खंभा है हम, तो इस देश के शिक्षा में, सदन में, रोजगार में, कमाई में, पढ़ाई में, खेत खलियान में, यहां तक कि इस देश के खजाने में हमको अपनी हिस्सेदारी चाहिए और इस देश में अपना सम्मान चाहिए। आपको पता है आज इस देश में कवायद किस चीज की है? आज इस देश में कवायद है इस बात की, एक नई आवाज की, एक नई यलगार की, और वो यलगार, वो नई आवाज कुछ देर में आपके बीच में पहुंचेगी। वो आवाज जो पूरी मुस्तैदी से इस देश की राजनीति में ये स्थापित कर सके कि इस देश की राजनीति में मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी सिर्फ बहुसंख्यक राजनीति से अपने आप को बचाने की नहीं है, वहां तक सीमित नहीं है। हमारी राजनीति अगर सत्ता में ले जाने की है तो हमारी राजनीति हमको धोखा देने पर पटकनी देने की भी है। इस बात को हमें पुख्ता रूप से स्थापित कर
करना होगा कि आरएसएस ने जो एक धारणा लोगों के बीच में बना रखी है कि हमारे देश में जितने भी बाहरी आक्रमणकारी मुगल बादशाह आए, आज का वर्तमान इस देश में रहने वाला मुसलमान उनका ध्वजवाहक है। तो इस धारणा को तोड़ना होगा और उनके दिमागों में अपनी धारणा बिठानी होगी कि उन आक्रमणकारी मुगल बादशाहों से हमारी नाते, रिश्तेदारी, दोस्ती, पहचान सिर्फ इतनी थी जो इस देश के हिंदुओं की है, हमारी कुछ अलग से नहीं थी। हम इस देश के हैं, हमने इस देश में कुर्बानियां दी हैं और इस देश की हर चीज पर हमारी जाति के अनुपात में हिस्सेदारी है। नहीं आराम से दोगे तो छीन के ले लेंगे। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि इस देश के लोगों को 5 किलो राशन देने की लाइन में लगा करके खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो अगर 5 किलो राशन दे तो 50 किलो ले लेना, 50 किलो दे तो 1 कुंटल ले लेना। ये इनके बाप का घर का नहीं है, ये राशन हमारे खेत खलिहानों का है जो फसल वो छुट्टा सांड छोड़ करके खत्म करने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी गुड़ा गणित जानते हैं ना हम लोग। तो आप लोगों से पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर जिनको आप वोट दे रहे हैं, क्या वो आपकी गरीबी में आपके साथ हैं? क्या वो आपकी दुश्वारियों में आपके साथ हैं? क्या आपके ऊपर उठने वाली आंख और आपके ऊपर उठने वाले हथियार में वो आपके साथ हैं? बिल्कुल नहीं हैं। बल्कि जैसे ही एक ईडी सीबीआई की नोटिस मिलती है, वो अपने अपनों के साथ नहीं होते, वो आपके साथ क्या खड़े होंगे। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि यह युद्ध बहुत बड़ा है और इस युद्ध में हर किसी को अपनी हिस्सेदारी देनी होगी। लोग आपके बीच में आएंगे और कहेंगे मैं उसका चेला हूं, मैं इसकी चेली हूं, लेकिन मैं कहती हूं कि मैं किसी की चेला चाटी नहीं हूं। मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल की औलाद हूं, एक शेर की औलाद हूं। तमाम चीजें कर डालो लेकिन ना दबूंगी, ना झुकूंगी और ना पीछे हटूंगी। अगर आप लोगों का पूरा साथ सहयोग मिला तो मेरा तो ये संकल्प है कि इस आंदोलन को और तेज धार दे करके पूरे देश में फैलाएंगे। मैं आप लोगों से ये कहने आई हूं कि आप सब लोग ये याद रखिएगा कि ये लड़ाई स्वाभिमान की है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की है और उससे ज्यादा ये लड़ाई इस बात की है कि कल हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के सामने इस उदाहरण को रखना है कि जब तमाम सियासी ताकतें हम लोगों का सर कुचल रही थी, उस दिन हम लोग वो लोग थे तो अपना झंडा लेकर के, विचारधारा लेकर के उनके सामने खड़े होकर के लड़ रहे थे, तलवार भी चला रहे थे और ढाल भी लगा रहे थे। ये उदाहरण हम लोगों को पेश करना होगा और ये बताना होगा कि हम लोग दीदी पल्लवी पटेल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दीदी पल्लवी पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये 5 किलो राशन में हमारा 5 किलो भविष्य ले रहे हैं और हमको 2000 रुपए टुकड़ों में दे दे करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं आप लोगों से कह रही हूं कि अगर 2000 दे तो 2000 रख लो, अगर 20,000 दे तो 20,000 रख लो, क्योंकि ये इनकी टकसाल में छपा हुआ पैसा नहीं है, ये आपकी और हमारी जेब से नोटबंदी के बाद निकाला हुआ पैसा है और हम सबको पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया है। ये चट्टे बट्टे बोल रहे हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं संविधान बचाने की लड़ाई, जब संविधान में लिखी हुई एक एक बात के चीथड़े उड़ा रहे हैं। संविधान इस देश में जब लागू हुआ तो संविधान की सबसे पहली बात यह थी कि संविधान ने इस देश में रह रही तमाम राजा रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया और यह स्थापित कर दिया कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब अगर इस देश का राजा एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान, बीडीसी पैदा होगा तो इस देश की आम जनता के वोट से आम आदमी का बेटा राजा बनेगा। और ये कहते हैं कि हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको कहने आई हूं
कि ये संविधान को बचाएंगे ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन ना इनकी सोच में संविधान है, ना इनकी नियत में संविधान है। अगर इनकी सोच और नियत में कुछ है तो सिर्फ इतना है कि जब हम हल्के पड़े इनको भारी कर दो, और जब ये हल्के पड़े तो हम भारी हो जाएं। और इन दोनों पलड़ों के बीच में ये जनता सिर्फ बेवकूफी से गूंजती रहे।